हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। दीक्षा एस की तरफ से हिस्ट्री का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग अभी जो है मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। यह सीरीज जो है आप लोगों को 69th बीपीएससी, बिहार टीचर, एग्जाम, बिहार एसआई और सारे वनडे एग्जाम में काफी उपयोगी साबित होंगे। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग दो दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा देशी राज्यों एवं कंपनी, और दूसरा टॉपिक जो है हमारा वह है राजस्व एवं न्यायिक सुधार। इस सेशन में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। आप लोग जो है इस सीरीज को देखिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग जितना अधिक सब्सक्राइब करेंगे, हम लोगों को उतना ही मोटिवेशन प्राप्त होगा, जिससे कि हम लोग और सीरीज लाएंगे, जैसे कि पॉलिटी का सीरीज, इकोनॉमिक्स का सीरीज, बिहार स्पेशल का सीरीज, ज्योग्राफी का सीरीज, ये सारे एमसीक्यूज में होंगे। और आप लोगों को 69th बीपीएससी, टीचर, बिहार एसआई और सारे वनडे एग्जाम में काफी उपयोगी साबित होंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? तो इसका आंसर है डलहौजी के समय में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है वह डलहौजी के काल में ही हुआ है। डलहौजी जो है कौन सा नीति लाया था? तो डलहौजी जो है वह हड़प नीति लाया था। इसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था? अवध, झांसी, सतारा और नागपुर। तो आंसर हो जाएगा ए। अवध जो है वह हड़प नीति के तहत हड़पा नहीं गया था, बल्कि इसे कुशासन के आधार पर शामिल किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघाट नहीं, ये बघाट है। बघाट रियासत का ब्रिटिश में कब विलय हुआ? तो बघाट रियासत का जो विलय हुआ है वह हुआ है 1850 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य कब शामिल हुआ और इसको हायरार्की में सजाना है। तो झांसी जो है वह 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। संबलपुर 1849 में
मिलाया गया और सतारा जो है वह 1848 में साम्राज्य में मिलाया गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 3-2-1। 3-2-1 सी आंसर हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का शिकार। लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। तो सबसे पहले हुआ था सतारा, आंसर हो जाएगा बी। सतारा के बाद जो है वह जैतपुर, संबलपुर, बघाट, फिर झांसी, फिर नागपुर, फिर करौली और सबसे लास्ट में अवध को मिलाया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सतारा। सबसे पहले सतारा को ही शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? सतारा का विलय 1849, पंजाब का विलय 1848, अवध का विलय 1856, झांसी का विलय 1855। तो अवध का विलय 1849 में नहीं बल्कि 1848 में हुआ था, तो इसलिए हमारा ए गलत हो जाएगा। पंजाब का जो विलय है वह हुआ है 1849 में, तो इसीलिए बी भी गलत हो जाएगा। सी जो है अवध का विलय 1856, यह बिल्कुल सही है। और झांसी का जो विलय हुआ है वह हुआ है 1853, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1856 अवध का विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे उन राज्यों का नाम दिए गए हैं जिन्हें दायावसान सिद्धांत अर्थात हड़प नीति के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य में मिला लिया। सतारा, जैतपुर, झांसी। सतारा को कब मिलाया गया है? तो सतारा को 1848 में मिलाया गया है, जैतपुर को मिलाया गया है 1849 में और झांसी को मिलाया गया है 1853 में और नागपुर को मिलाया गया है 1854 में। तो अब हायरार्की में सजाते हैं इसको, 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। बघाट, नागपुर, संबलपुर और बनारस। तो बघाट को शामिल किया गया था, नागपुर को भी शामिल किया गया था, संबलपुर को भी शामिल किया गया था, जबकि बनारस को शामिल नहीं किया गया था। हड़प नीति के आधार पर बनारस को शामिल नहीं किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बनारस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की हड़प नीति का शिकार नहीं हुआ था? यहाँ भी नहीं पूछा जा रहा है। सतारा, नागपुर, सिंधिया, उदयपुर। सतारा का हुआ है, सतारा का कब हुआ है? तो सतारा का 1848 में, नागपुर 1854 में, सिंधिया और उदयपुर। उदयपुर का हुआ है 1852 में, जबकि सिंधिया का विलय नहीं हुआ है। सिंधिया का हड़प नीति के आधार पर विलय नहीं हुआ था, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी।
10 नंबर क्वेश्चन है, डलहौजी की हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय में डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, करौली। करौली का जब विलय हुआ था तो इसको विलय करने के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया था, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो ये जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। आंसर हो जाएगा सी। इन्हीं के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विलय नीति नियोजित और क्रियान्वित की? तो ये थे आपको डलहौजी। आंसर हो जाएगा सी। डलहौजी के द्वारा ही विलय नीति लाया गया था और बेलेजली के द्वारा सहायक संधि लाया गया था। थर्टीन नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक जो है वह हैदराबाद का निजाम है। आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय, अवध का नवाब, निजाम अली, मैसूर का राजा। बाजीराव द्वितीय नहीं होगा, निजाम अली भी नहीं होगा, मैसूर का राजा भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा अवध का नवाब। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अवध के नवाब पर 1765 ईस्वी में सबसे पहले सहायक संधि थोपी गई थी। उस समय अवध का नवाब जो था वह था वाजिद अली शाह। सत्रह सौ पैंसठ में वाजिद अली शाह पर जो है वह सहायक संधि थोप दी गई थी। फिर आगे चल के 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को जो है वह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, अवध का नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन था जिसने लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड बेलेजली का सहायक संधि जो है उस पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो था वह था हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम जो है वह हस्ताक्षर किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि को लॉर्ड बेलेजली के काल में क्रियान्वित किया गया। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था? तो सहायक संधि जो है वह लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लाया गया था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो यह था हैदराबाद का निजाम। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, कौन नहीं किया था? हैदराबाद का निजाम ये कर लिया था, इंदौर का होलकर, जोधपुर का राजपूत राज्य ये भी किया था, मैसूर का शासक ये भी किया था। तो आंसर हो जाएगा बी हमारा, इंदौर का होलकर, इसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन है शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना,
ये गलत है। बी ऑप्शन है मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, ये भी गलत है। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया? तो सबसे बाद में जो है वह होलकर स्वीकार किया था। आंसर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो सबसे पहले जो है वह पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार किया था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधियों द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों की किस चीज को नियंत्रित किया? उनकी सेना को? बिल्कुल गलत। उसके राजस्व प्रशासन को? यह भी गलत है। उनके विदेशी राष्ट्रों से संबंध, इन सभी चीजों को? यह भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, उनके विदेशी राष्ट्रों से संबंध को। भारतीय नरेश जो है वह सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के विदेश नीति को सहायक संधि के द्वारा नियंत्रित किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों की सहायक संधि में मित्र थे? हैदर अली, मीर कासिम, रंजीत सिंह? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजपूत राज्यों में से कौन सर्वप्रथम संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? तो ये आया है आपको जोधपुर। आंसर हो जाएगा डी, जोधपुर सबसे पहले जो है संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था। (26) नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी? ए, गोद लेने की प्रथा का निषेध, यह गलत है। रेल सेवा का प्रारंभ, ये भी गलत है। रेल सेवा का जो प्रारंभ है वह डलहौजी के काल में हुआ था, किंतु उसकी राजनीतिक भूल नहीं थी। ऑप्शन सी, बर्मा पर अधिकार का प्रयास, ये भी गलत है। अवध का अधिग्रहण, यह बिल्कुल सही है। अवध को जो है वह कुशासन का आरोप लगा करके अधिग्रहित किया था, जिससे जो है वह डलहौजी की राजनीतिक भूल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय हुआ है वह हुआ है 1856 ईस्वी में। आंसर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था, कब उतारा था? तो 1856 में। आंसर हो जाएगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अवध पर कब और क्यों अधिकार किया? ए, एक युद्ध के बाद, गलत है। कुशासन के कारण, यह बिल्कुल सही है। अवध को जो है वह कुशासन का आरोप लगा करके ही ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। तो आंसर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक को हटा दिया गया था? तो यह है अवध, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? तो अवध का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। ए ऑप्शन सही होगा।
32 नंबर क्वेश्चन है, 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया होता यदि ए ऑप्शन है अवध के नवाब ने ब्रिटिश के साथ गठजोड़ कर लिया होता, अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता, अवध का नवाब ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा होता, अवध के नवाब का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी होता। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी, अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो ये था जेम्स ऑड्रम। ए, जेम्स ऑड्रम ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया था। कब? तो 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था? ए ऑप्शन है सिर्फ हिंदुओं पर, बी ऑप्शन है हिंदू तथा मुस्लिम राज्यों पर, सी ऑप्शन है कुशासित राज्यों पर और डी ऑप्शन है उत्तरी राज्यों पर। गोद प्रथा निषेध सिद्धांत जो है वह सिर्फ हिंदू राज्यों पर लागू किया गया था। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर जो है वह उसमें अवध को सुजाउद्दौला के अधीन अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार किया। यह सही है। अवध ने सुजाउद्दौला के अधीन ही अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार किया। कब? 1865 में। सेकेंड नंबर ऑप्शन है, हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड बेलेजली के काल में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। यह भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम में कीजिए। अस्थाई बंदोबस्त, हड़पने की नीति, सहायक संधि, बंगाल विभाजन। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो यह किया गया है 1793 ईस्वी में। हड़प नीति जो लाया गया था वह 1848 में। सहायक संधि जो लाया गया है वह लाया गया 1798 में और बंगाल विभाजन 1905 में। तो इसका मिलान कीजिए, 2, 1, 3, 4। सॉरी, 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 ए ऑप्शन हमारा सही होगा। थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक संधि के बारे में सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। यह बेलेजली द्वारा निरूपित किया गया था। यह बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सेना समनुसंगी राज्य में नियुक्त की गई थी। यह भी सही है। सहायक संधि के द्वारा जो है जिस राज्य का विलय होता था वहां पे एक रेजिडेंट स्थापित किया जाता था, इसीलिए बी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है, यह अनुशंसी राज्य के लिए गोद लिए गए उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देता था। और डी ऑप्शन है, समनुसंगी राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात किया जाता था। यह भी सही है। सी ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, नहीं पूछा जा रहा है सी, क्योंकि जब कोई राज्य सहायक संधि स्वीकार कर लेता था तो गोद प्रथा को मान्यता दे दी जाती थी। तो आंसर हो जाएगा सी। 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम
में पहचानिए। राज्य अपहरण नीति, सहायक संधि, लाहौर की संधि, प्रिंस इंडिया एक्ट। राज्य अपहरण नीति जो है, जिसको हड़प नीति बोलते हैं, वह कब लाया गया? 1848 में। सहायक संधि 1798 में लाया गया। लाहौर की संधि जो है वह 9 मार्च 1846 को हुआ था। और प्रिंस इंडिया एक्ट जो है वह 1784 में लाया गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। यह गलत है। शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी। यह भी गलत है। किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया। यह भी गलत है। और डी ऑप्शन है, इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। तो यह आंसर हमारा सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिरस्थायी बंदोबस्त मतलब जमींदारी प्रथा। पूछा जा रहा है कि जमींदारी प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, चिरस्थायी बंदोबस्त मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के हिस्सों में लागू किया गया था। यह सही है। सेकंड जो है, चिरस्थायी बंदोबस्त ने यह गलत है। चिरस्थायी बंदोबस्त मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों में लागू नहीं किया गया था। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। एक गलत हो जाएगा। दूसरा है, चिरस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशानुगत अधिकारों वाले भूस्वामियों का एक नया वर्ग बनाया। दूसरा सही है। और तीसरा है, चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते थे। ये गलत है। हटाए जाने की व्यवस्था थी सूर्यास्त कानून के द्वारा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 2, केवल 2। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, राजस्व एवं न्यायिक सुधार। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के से संबंधित था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। गलत। यह स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। अलेक्जेंडर रीड, यह जो है रैयतवारी बंदोबस्त से संबंधित था। और टॉमस मुनरो, यह भी रैयतवारी बंदोबस्त से संबंधित है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 ऑप्शन सी में है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी व्यवस्था प्रारंभ की? तो ये क्या था? थॉमस मुनरो। आंसर हो जाएगा बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवारी बंदोबस्त तथा इसके क्रियान्वयन से संबंधित था? तो ये था आपको टॉमस मुनरो। आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवारी भूमि बंदोबस्त के प्रतिस्थापक कौन थे? तो यह था आपको मुनरो। आंसर हो जाएगा डी।
5 नंबर क्वेश्चन, मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा था? तो यह था मुनरो। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास एवं बम्बई में निम्नलिखित में से किस भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का प्रचलन था? तो ये था आपको रैयतवारी। आंसर हो जाएगा बी, रैयतवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था? तो यह था आपको दक्षिणी भारत में। आंसर हो जाएगा डी, दक्षिणी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवारी प्रथा लागू की गई थी? बंगाल प्रेसिडेंसी गलत, यहाँ पे जमींदारी प्रथा लागू था। मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था लागू था। बम्बई प्रेसिडेंसी, यहाँ भी रैयतवारी व्यवस्था लागू था। डी ऑप्शन है, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बम्बई एवं मद्रास दोनों प्रेसिडेंसियों में रैयतवारी व्यवस्था लागू थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवारी प्रणाली की विशेषताएं हैं? नंबर 1, यह थॉमस मुनरो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी। यह सही है। सेकंड नंबर है, इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। यह भी सही है। थर्ड नंबर है, इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। यह भी सही है। और चौथा है, इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में लागू किया गया था। ये गलत है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, न कि बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलबारी प्रथा किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? महलबारी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? कृषकों के साथ गलत, ये रैयतवारी में हुआ था। जमींदारों के साथ, ये भी गलत है। जमींदारों के साथ जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त में हुआ था। जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप में, ये भी गलत है। ग्राम समुदायों के साथ समग्र रूप से। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। महलबारी प्रथा में जो है वह ग्राम समुदाय के साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था। तो आंसर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पंजाब में कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो ब्रिटिश पंजाब में जो है वह महलबारी व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। यदि मोटा मोटी देख ले तो उत्तरी और पूर्वी भारत, उसमें था जमींदारी व्यवस्था। दक्षिणी भारत में रैयतवारी व्यवस्था और शेष बचे हुए क्षेत्र में महलबारी व्यवस्था लागू थी। महलबारी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? बंगाल एवं बिहार, यह गलत है। बंगाल एवं बिहार में जमींदारी प्रथा लागू था। दक्षिणी भारत, यह भी गलत है। दक्षिणी भारत में जो है वह रैयतवारी व्यवस्था लागू था। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यह हमारा सही होगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में महलबारी व्यवस्था लागू था। उड़ीसा जो है, उड़ीसा में भी जमींदारी व्यवस्था लागू था। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है? ईस्ट इंडिया एक्ट गलत। रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें भी भू राजस्व नीति नहीं था। सहायक संधि, ये भी गलत है। महलबारी बंदोबस्त, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। महलबारी बंदोबस्त जो है वह भू राजस्व नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टेदारी पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति की 3 श्रेणियां अर्थात जमींदारी, महलबारी, रैयतवारी आरंभ की गई। यह बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक कुछ संयुक्त मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार
रखा जाता था जो भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे। यह भी सही है। सी जो है, महलबारी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की होती थी। यह गलत है। महलबारी व्यवस्था में ग्राम समुदाय के साथ व्यवस्था होता था और कृषि भूमि ग्राम समुदाय के हक में होता था। और डी ऑप्शन है, रेतवारी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि का अस्थायी अधिकार होता था। वे भू राजस्व के भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होते थे। तो यह भी सही है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है तो सी ऑप्शन जो है वह सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। यह सही है। रेतवारी में किसान जो है सीधे सरकार को अपना लगान देते थे। सेकंड नंबर, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। यह भी बिल्कुल सही है। और थर्ड नंबर है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। यह भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ए में है केवल 1, बी में 1, 1 और 2 और सी में है 1, 2, 3। तो आंसर हो जाएगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 1860 में लागू किया गया। यह गलत है। और दूसरा है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को 1862 में लागू किया गया। यह भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जमींदारी प्रथा के अनुरूप क्या सही है? नंबर 1, जमींदारों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले राजस्व में सरकार का भाग 70% निर्धारित किया गया था। यह गलत है। और दूसरा है, यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा न कराया जा सके तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यह सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 2, बी। 70% नहीं बल्कि 90% निर्धारित था। और 1/10 भाग जो होता था, 1/11वां भाग जो होता था वह होता था जमींदारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जोनाथन डंकन जो है वह बनारस का अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। टॉमस मुनरो रेतवारी बंदोबस्त से संबंधित है। कॉर्नवालिस बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। और हॉल्ट मैकेंजी महलबारी बंदोबस्त से संबंधित है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। रेतवारी बंदोबस्त मद्रास, यह बिल्कुल सही है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, ये भी गलत सही है। महलबारी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये भी सही है। तालुकेदारी बंदोबस्त बम्बई, ये गलत है। तालुकेदारी बंदोबस्त जो है यह मुगल काल में स्थापित था। तालुकेदार जो होते थे वह जमींदार से नीचे का पोस्ट होता था। और मुगल काल में तालुकेदार ही राजस्व इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार होते थे। तो ये तालुकेदारी व्यवस्था जो थी मुगल काल में जो स्थापित थी वह थी पंजाब, राजस्थान
पूर्वी बंगाल, वर्तमान का बांग्लादेश, और शेष उत्तर भारत में यह व्यवस्था लागू था। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग्स ने व्यवस्था दी कि प्रत्येक थाने में एक मुंसिफ हो। बी ऑप्शन है, मुंसिफों को 500 रुपया तक के मूल्य के वाद पर सुनवाई करने की अनुमति मिली थी। यह बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, मुंसिफों के निर्णयों को दीवानी अदालत के न्यायाधीशों द्वारा पुष्टि किया जाना होता था। यह भी सही है। और डी ऑप्शन है, मुंसिफों की नियुक्ति दीवानी अदालत के न्यायाधीशों द्वारा की जानी होती थी, यद्यपि उनके अनुमोदन का अधिकार प्रांतीय अपीलीय कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील में निहित था। तो डी ऑप्शन भी सही है। ए ऑप्शन हमारा गलत है। वारेन हेस्टिंग्स ने नहीं, बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यह व्यवस्था दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है वह प्रत्येक थाने में एक मुंसिफ हो यह व्यवस्था दिया था। कब दिया था? तो यह दिया था 1814 ईस्वी में। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसमें नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ए आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? नहीं, अस्थायी बंदोबस्त का गुण नहीं था, ये पूछा जा रहा है। इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित भू राजस्व सुनिश्चित किया। यह बिल्कुल सही है। सरकार अस्थायी बंदोबस्त को प्रवर्तित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई। यह भी सही है। सी ऑप्शन है, इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया। यह भी सही है। और डी ऑप्शन है, इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया। यह गलत है। भारत में जो 3 व्यवस्था लागू की गई थी, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था, इस तीनों ने ही किसानों की स्थिति और दयनीय कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में प्रारंभ किया गया था। कब? 1897 ईस्वी में, सॉरी 1893 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलवारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। यह अन्य 2 व्यवस्थाओं के सुधार स्वरूप अपनाई गई व्यवस्था थी। यह बिल्कुल सही है। यह प्रत्येक ग्राम एवं महाल पर अलग अलग लागू की गई थी। यह गलत है, क्योंकि प्रत्येक ग्राम एवं महाल पर एक जैसा लागू किया गया था, न कि अलग अलग लागू किया गया था। सी ऑप्शन है, सरकार ने इसमें प्रत्येक किसान के साथ व्यक्तिगत रूप में अनुबंध नहीं करते हुए संपूर्ण ग्राम समुदाय के साथ अनुबंध किया था। यह बिल्कुल सही है। और डी है, यह गंगा घाटी, पंजाब और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू हुई। यह भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए जमींदारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। वह नगरों में रहने वाले व्यापारी और धनिक थे, जिनकी ग्राम में कोई जर नहीं होती थी। यह बिल्कुल सही है। जो व्यापारी या धनिक लोग होते थे वह जमींदारियां खरीद लेते थे, और यही वजह है कि ग्राम में उनका कोई जर नहीं होता था। तो इस प्रकार ए जो है वह सही है। बी है,
वह किसानों को उत्पीड़ित करने के लिए स्वतंत्र थे। यह गलत है। किसानों को उत्पीड़ित करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। सी ऑप्शन है, वह केवल किराया वसूलने वाले अनुपस्थिति व्यापारी थे। यह बिल्कुल सही है। और डी है, उन्होंने किसान को उनके पारंपरिक भूस्वामित्व के अधिकार से वंचित कर उन्हें किराएदार कृषक बना दिया था। यह भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी सही नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में अस्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। यह बिल्कुल सही है। इसको बंगाल और बिहार में क्रियान्वित किया गया। यह भी सही है। जमींदार केवल मालगुजारी के संग्राहक थे, परंतु भूमि के स्वामी नहीं। यह गलत है। जमींदारी व्यवस्था में जमींदार को ही भूस्वामी माना गया, तो इसीलिए सी आंसर गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है, कृषकों की हैसियत घट कर किराएदार कृषक की रह गई। यह भी सही है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। इस्तमरारी बंदोबस्त का प्रचलित नाम जो है वह जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा कितना होता था। तो 1/11वां भाग। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो किसके द्वारा, तो कॉर्नवालिस के द्वारा। आंसर ए हमारा सही होगा। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त जो है वह जमींदारों के साथ किया गया था। आंसर ए हमारा सही होगा। ग्रामीण समुदाय के साथ महलबारी व्यवस्था किया गया था। किसानों के साथ जो है वह रैयतवारी व्यवस्था किया गया था। और मुकदमों के साथ, यह मध्यकालीन व्यवस्था है, मुकदमों के साथ जो है वह तालुकेदारी व्यवस्था किया गया था। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में किसने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था। जेम्स ग्रांट, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स स्टुअर्ट, जॉन सोर। तो इसमें जो है जेम्स ग्रांट जो है उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था। आंसर हो जाएगा ए। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भूस राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था। तो यह था आपको अस्थायी बंदोबस्त में। महलबारी बंदोबस्त में ग्राम समुदाय भू राजस्व संग्रह करने का मध्यस्थ था। रैयतवारी में किसान जो है स्वयं भू राजस्व सरकार को देते थे। अस्थायी बंदोबस्त में जो है वह मध्यस्थ की भूमिका जमींदार निभाते थे। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। 34 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे। ए ऑप्शन है, उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया, उन्होंने इसका पूर्ण विरोध किया, उन्होंने इसके बारे में कोई विचार प्रकट नहीं किया, सैद्धांतिक आधार पर उन्होंने इसका विरोध किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, उन्होंने अस्थायी भूमि व्यवस्था का पूर्णतः समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। एक डिस्ट्रिक्ट सिविल ऑफिसर के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, फिलिप फ्रांसिस के द्वारा, विलियम पिट के द्वारा। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार जो है वह फिलिप फ्रांसिस के द्वारा लाया गया था और इसको क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। एटीन 93 में। 36 नंबर क्वेश्चन है,
अस्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई? संपूर्ण भारत में? गलत। देश के उत्तरी भाग में? यह भी गलत। पंजाब को छोड़कर देश के शेष उत्तर क्षेत्रों में? यह भी गलत है। बंगाल, सूबा और बनारस जमींदारों में? यह बिल्कुल सही है, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के कुछ क्षेत्रों में जो है वह अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त इस प्रकार है। जमींदारों पर लगाया गया भूमि कर? गलत है। किसानों पर लगाया गया भूमि कर? यह भी गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर की वसूली? यह बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा सी। चिरस्थायी बंदोबस्त जो 1893 ईस्वी में लाया गया था के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए। इसका क्या कारण था? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। खेतीहरों खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। आंसर हो जाएगा बी। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना? यह गलत है। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना? यह भी गलत है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन? यह भी गलत है। बी ऑप्शन है, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार? यह बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम कीजिए। अस्थायी बंदोबस्त, हड़प नीति, सहायक संधि, बंगाल विभाजन। अस्थायी बंदोबस्त 1893, हड़प नीति 1848, सहायक संधि 1898, बंगाल विभाजन 1905, 1905। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 2134। सॉरी, अस्थायी बंदोबस्त 1793। 1324, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरस्थायी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया, क्योंकि? ए ऑप्शन है, 1810 ईस्वी के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। यह बिल्कुल सही है। रिकॉर्डों के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा, यह भी सही है। राज्य में रैयत से सीधे बंदोबस्त करना कालोचित प्रतीत हुआ, यह भी सही है। और डी ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का क्या कारण था? ए है
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रह की क्षमता अन्य कार्यों का बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यह गलत है। बी ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियनों के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रह का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। यह भी गलत है। सी ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति के पास इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। यह सही है। और डी है, न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्राहक होना चाहिए। यह भी गलत है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी व न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग हो गए? तो ये किया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। आंसर बी हो जाएगा। कार्यकारी और न्यायिक अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में अलग अलग कर दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार था? आंसर हो जाएगा डी, सर विलियम जोन्स। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कानून के तहत न्यायिक एवं प्रशासकीय शक्तियों के पृथक्करण में कारक था? तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? ए ऑप्शन है, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। यह सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। यह भी सही है। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। यह भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। ए, बी और सी, सॉरी, ये भी तीनों गलत है। तो इस प्रकार डी आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में वह प्रथम न्यायिक योजना बनी थी जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जिलों में बांटा गया था तथा प्रत्येक जिलों को एक कलेक्टर के अधीन रखा गया था? तो यह था वारेन हेस्टिंग्स के काल में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? तो अमीनी कमीशन की नियुक्ति जो है वह भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। यह गलत है। भारतीय क्षेत्रों पर शासन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक संरचना तैयार करने के लिए। यह भी गलत है। नए उपनिवेशों के लिए उपयुक्त न्याय संरचना स्थापित करने की रीति तैयार करने के लिए। यह भी गलत है। और डी ऑप्शन है, भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंध व्यवस्थित सूचना एकत्र करने के लिए। यह आंसर सही है। अमीनी कमीशन की नियुक्ति जो है वह भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित सूचना एकत्र करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था प्रवर्तित करने का मुख्य कारण क्या था? कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता। यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त जो है वह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। आंसर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी साख सुझाव किसने दिया था? तो सहकारी साख सुझाव जो होगा फ्रेडरिक निकलसन ने दिया था। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये किया गया था आपको लॉर्ड कैनिंग के काल में। आंसर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में किस कोर्ट को फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च कोर्ट माना गया? तो ये माना गया है आपको सदर निजामत को। आंसर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वह 1871 ईस्वी में अधिनियमित हुआ था। आंसर सी हमारा सही है। 58 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो ये क्या है, क्लाइव ने। आंसर ए होगा। इस प्रकार जो है सो हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वह होगा आर्थिक प्रभाव। आप लोगों को एक बात और बतानी है कि कुछ क्वेश्चन में कहीं कहीं अस्थाई बंदोबस्त 1793 के बदले 1893 हो गया है। तो इसके लिए सॉरी, आप लोग 1893 को 1793 ही माने। धन्यवाद।